हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। एंड आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो यूनिट 5 ऑफ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस थी वो कवर कर ली है, जिसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो मैंने सारे डिस्कस करा दिए हैं। अगर आपने अब तक वो सारी वीडियो नहीं देखी है या फिर अब तक आपने उस यूनिट को कवर नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आप उसको भी पढ़ते जाएं, देन उसके बाद यहाँ आएँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कई सारी मैंने अप्रोचेस पढ़ाई हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए, चाहे मैं आइडियलिज्म की अप्रोच की बात करूँ, रियलिज्म की करूँ, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की करूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर की हैं। क्योंकि अगर सिलेबस आप उठा के देखोगे तो सिलेबस में ये सारी अप्रोचेस, आइडियोलॉजीज़ और ये टर्म्स के बारे में इंटरनेशनल रिलेशंस में ही समझाया जाता है। अब देखो, इंटरनेशनल रिलेशन पहली यूनिट है, उसके बाद में दूसरी यूनिट जो आती है वो आती है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। वो इसलिए आती है जब आप इंटरनेशनली स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, इंटरनेशनली अप्रोचेस को समझ जाते हैं, आइडियोलॉजी को समझ जाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ईज़ रहती है कि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को क्या कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं या फिर उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी आइडियलिस्टिक थी स्टार्टिंग में, तो मैं बोलूँगी आइडियलिस्टिक थी, तो मे बी आप लोग ना समझ पाओ कि आइडियलिस्टिक मतलब क्या है, आइडियलिज्म का मतलब क्या है। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन में पहले ही आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म और ये क्रिटिकल जितनी भी इंटरनेशनल थ्योरीज हैं उनके सारे बारे में पढ़ रखा है, तो आप आराम से पकड़ लो कि हाँ, हमें समझ में आ रही है कि आइडियलिज्म का यहाँ से मतलब क्या है, ठीक है। तो भाई, जब इन्होंने अगर सीक्वेंस में लगाया है कि यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन रहेगी, यूनिट 6 आपकी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रहेगी, तो भाई ये ऐसे ही नहीं लगा देते हैं भाई, इनका भी माइंड सेट होता है, उन्होंने कुछ सोच के लगाया है, ठीक है। यहाँ पर हम इंडिया की डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं, जिसमें हम पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी को पढ़ते हैं, डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, राइजिंग पावर को पढ़ते हैं और जितने भी इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसकी एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। साथ ही के साथ हम अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पर्टिकुलर बात करूँ यूजीसी नेट को लेकर, तो उसमें हमें इंडिया के रिलेशन मेजर पावर के साथ पढ़ने हैं, जिसमें आप यूएसए के साथ पढ़ेंगे, यूएसएसआर के साथ पढ़ेंगे जिसका प्रेजेंट डे नेम रशिया है। साथ में आप पढ़ेंगे उसके क्या कंट्रीब्यूशन या फिर कौन से इकोनॉमिक पैरामीटर्स या फिर कौन से इकोनॉमिक फील्ड में वो चाइना के साथ अपनी फ्रेंडशिप को इनलार्ज करता है या फिर शेयर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, फॉरेन पॉलिसी में पढ़नी है। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करूँ तो वो भी काफ़ी बढ़िया, मतलब अच्छी खासी तगड़ी यूनिट है। इसका वेटेज भी 7-8 क्वेश्चन रहता है, आएंगे ही आएंगे। तो ये पढ़ना समझना आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देन मेक श्योर कि आप इसको पढ़ते हुए थोड़े से अटेंटिव रहें, इस चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि आप सारी यूनिट पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब पीक पे टाइम आ गया है एग्ज़ाम का, तो अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। आप अभी अगर एकदम से पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे या फिर पूरी तरीके से आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मे बी हो सकता है आप फिर से रह जाएं। मतलब फिर से तो नहीं, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं ऑफकोर्स उनका हो जाएगा, और मेरा बहुत बड़ा मतलब सबको बेस्ट ऑफ लक है एग्ज़ाम के लिए। फाइनली आप पढ़ते रहिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। मतलब कि भारत की विदेशी नीति के बारे में, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी को विदेशी नीति ही कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें विदेशी नीति में क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिया के सारे मेजर एग्रीमेंट्स को, अलायंसेस को, और उसकी जो इंडिया किस तरीके से इंटरनेशनल फोरम में बिहेव करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो फिर विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से शेप हुई है, या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। देन यहाँ पे समझेंगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड द मटीरियल कैपेबिलिटीज़ एंड द नॉर्मेटिव एस्पिरेशन। तो जो भारत की विदेश नीति है, राजनीति जिसकी मैं बात करूं, तो वो रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, हिस्ट्री में हमारे किस तरीके के एक्सपीरियंस रहे हैं, वही क्या करती है, प्रेजेंट डे फॉरेन पॉलिसी को शेप करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को थोड़ा डिटेल में समझाऊं, तो देखो चाइना से हमारी लड़ाई हो चुकी है 1962 में, बहुत भयंकर वाली।
उस टाइम पीरियड के बाद से ही जो चाइना से हमारे रिलेशंस हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। फिर बाद में आके उन्होंने हमारे जो टेरिटरी है उसको भी एनेक्सेशन कर लिया था। उसके बाद से चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं कि हमारी चीज़ें वो ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्ट्री का एक इवेंट रहा है 1962, और आप जी कब रहे हैं 1925 में। तो हिस्ट्री के उस इवेंट में क्या हुआ कि हमारी कुछ ऐसी नीति रही या फिर ऐसी कुछ लड़ाई जो चाइना से हुई, जो प्रेजेंट डे भी हमारी पॉलिसीज़ को क्या करती है, शेप करती है। अगर आज हमारी कोई भी चीज़ चाइना के साथ है, चाहे मैं उसकी अलाइंसेस की बात करूँ, ट्रिटी की बात करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मोरलिस्ट नहीं है, ठीक है। वो रियलिस्ट है, एकदम रियलिज्म पर क्या कर रियलिज्म पर अपना बेस बनाकर उसको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट करती है आज की हमारी फॉरेन पॉलिसी। जिसने हमारे साथ अच्छा किया है हम उसके साथ अच्छे फ्रेंडशिप ट्रीटी में हैं, जिसने हमारे साथ गलत किया है पास्ट में, हम उसके साथ क्या है, हम सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं और अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देख रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारी उनकी घनिष्ठ मित्रता नहीं है, ठीक है। तो वही सेम एज मैं कहूँगी पाकिस्तान के साथ है, वो हमारा नेशन कंट्री है, ठीक है, पास में ही रहता है, लेकिन हिस्ट्री में हम हमारे साथ कितना कुछ गलत किया है। टेररिस्ट अटैक हुए हैं वहाँ पे, मैसेग्रे हुआ है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। तो ये सब क्या है, ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं। अब वो सारी चीज़ें हम कहेंगे कि पास्ट में हो चुकी हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भले वो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम की ही जो फॉरेन पॉलिसी थी हमारी उन देशों को लेकर, जो हमारा व्यवहार था, वही क्या है, प्रेजेंट डे भी बनेगा। आज अगर हम कोई पॉलिसी बनाएंगे तो हमारा झुकाव ये नहीं होगा कि हम उन पे थोड़ी सी दया कर लें, वो कर नहीं, हम स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने नहीं दिखाई तो हम भी इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी मटेरियल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है। हम मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं कि नहीं रहे हैं पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में भी अगर मैं बात करूँ तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इट इज़ द एवोल्यूशन फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल आइडियलिज्म टू प्रैग्मेटिक मल्टी अलाइनमेंट। तो देखो, अगर मैं बात करूँ पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड की, तो उस टाइम किसकी सरकार थी, नेहरू की सरकार थी, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड को हम नेहरूवियन एरा करके पढ़ते हैं, क्योंकि नेहरू ने बहुत लंबे समय तक भारत पे क्या किया, भारत की गद्दी संभाली, प्रधानमंत्री रहे भारत के 17-18 साल तक। तो भारत में जो पॉलिसीज़ बनाई उन्होंने, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। और वो उनकी जो पॉलिसी थी वो आइडियलिज्म पे बहुत ज़्यादा बेस पे रहती थी, ठीक है। मतलब नेहरू जी बहुत अच्छे इंसान बोल सकते होंगे, जिन्होंने सोचा होगा कि ये दुनिया पूरा एक घर है, हमें आपस में सहभागिता से रहना है, आपस में भाईचारे की भावना को क्या करना है, जगाना है, या फिर उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार करना है। तो वो जो आइडियलिज्म की पॉलिसी थी वो धीरे 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 करके अब कहाँ तक पहुँच गई है, अब वो प्रैग्मेटिक मल्टी अलाइनमेंट में पहुँच गई है, ठीक है। हम उन प्रोग्रेसिव नेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं हमने किसी एक दोस्त को पकड़ लिया है और उसका हाथ पकड़ के ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो नेशन जो एस्पायर कर रहे हैं कि हम आगे चल के डेवलप्ड बन जाएंगे, और जो जिनका प्रोग्रेसिव एजेंडा है, हमने उनके साथ मिलकर क्या किया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है, ठीक है। जिसमें हम मल्टी अलाइनमेंट की थ्योरी को भी पढ़ते हैं, मल्टी अलाइनमेंट की प्रोसेस को भी पढ़ते हैं। अब देखो, हमें फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने के लिए हमें कुछ डिवीजन हमने कर रखे हैं, जिसमें हम पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, डेवलपिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे, राइजिंग पावर एस्पिरेशन, और साथ में पढ़ेंगे इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी को, ठीक है। जब आप इन सारी चीज़ों से आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखते हो तो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लग जाती है कि भारत की जो विदेश नीति है, या भारत में जो जैसी भी नीतियाँ बन रही हैं वो किस पैमाने को लेकर डिटरमाइन होती हैं, या फिर उनके बेसिस क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसकी फॉरेन पॉलिसी को शेप। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ऐसे क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, शेप करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस कर ही चुकी हूँ, एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की बात कर चुकी हूँ, जो कॉलोनियलिज्म एरा के साथ साथ हमें देखने को मिला था, ठीक है। साथ में जियो पॉलिटिकल लोकेशन की, हम कहाँ रह रहे हैं, साउथ एशिया, इंडियन ओशन रीजन में रह रहे हैं, उस एशिया के आसपास कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वो कंट्रीज़ हमारे साथ कैसे रह रही हैं, हमारे पीपल साथ कैसे रह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस, वहाँ पाकिस्तानी लोग उन इंडियंस को मार रहे हैं, तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी ये चीज़ आइडियलिज्म की चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगी? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा लिबरल होगी पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल नहीं होगी। तुम हमारे लोगों को मार रहे हो, हमें नुकसान पहुँचा रहे हो, हमारे इकोनॉमिक तुम बैरियर्स लगा दे रहे हो, ठीक है। तो हम कभी भी नहीं चाहिए कि तुम्हारा भी प्रॉफिट हो, ठीक है। क्योंकि अब हमारी पॉलिसी वो नहीं रही कि तुम हम एक थप्पड़ मारोगे हम दूसरा थप्पड़ कर देंगे, गाल आगे कर देंगे, ठीक है।
अब हमारी ये है कि तुमने एक थप्पड़ मारो तो हम तुम्हें लात घूंस से भी मारेंगे साथ में, ठीक है। तो ये सारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो भी क्या करती है, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को शेप करती है। और उसी तरीके से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इस चीज़ पे डिपेंड रहती है कि इंडिया की जो लोकेशन कहाँ है, कहाँ वो लाई कर रहा है, ठीक है। ओशियन रीजन में लाई करने की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, वो भले ही उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो हो कुछ हो, लेकिन ओशन की अगर आपकी कंट्री ओशन के कहीं रीजन के पास है तो डेफिनेटली आप थोड़े टाइम बाद तो बन ही जाओगे डेवलप्ड नेशन, क्योंकि सारा जो ट्रेड हो रहा है वो उससे हो रहा है, वो हो रहा है वाटर रिसोर्सेज से, या फिर जो है कुछ भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज एक्रूशन कहाँ हो रहा है, ये ओशंस में हो रहा है, और ये इनके जब बिल्कुल पोर्ट सिटीज़ होती हैं वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी मतलब हमारे लिए बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा जो शेप करता है वो है इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़। हमारे इकोनॉमिकली कितनी कैपेसिटी है और साथ में हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ में क्या क्या लिस्ट आती हैं, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी शेप करता है। अगर मैं इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करूँ तो वो इंडिया की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस दुनिया में, तो इकोनॉमी की तो आप बात ही मत करो। साथ में अगर मैं डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करता है इंडिया। तो ये क्या है, उसको पूरे दुनिया में एक पहचान दिलाता है भारत, ठीक है। ठीक है, तो इन सारे अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी सेक्टर में इंडिया का हमेशा रोल आपको देखने को मिलता है। फिर इसका जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बन जाता है वो है लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड द आइडियोलॉजी। हमारा लीडर कौन है, ठीक है, और हमारी आइडियोलॉजी कौन सी है, हम किस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, ये भी क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर हम नेहरूवियन एरा की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, नेहरू थोड़े आइडियलिस्ट सोच के थे, क्योंकि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इनके कोर आइडियाज़ थे। तो ये मतलब इनका नहीं था कि पूरी दुनिया मतलब ऐसे विश्व युद्ध जैसी चीज़ों में लिप्त हो, क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया कभी भी वर्ल्ड वॉर का डायरेक्टली हिस्सा नहीं बना। वो सब इसलिए था क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी थी, या इंडियन पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ जो कांग्रेस से डोमिनेंट थी पूरी तरीके से, वो इन चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देती थी, ठीक है। वो हमेशा ह्यूमन थ्रेट को कभी अपलिफ्ट नहीं करती थी, चाहे कितना भी मुनाफा हो रहा हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब नेहरूवियन एरा ख़त्म हुआ उसके बाद हमने जब अपनी प्रायोरिटी एरिया चेंज किए तो हमने क्या चूज़ किया, स्ट्रैटेजिक रियलिज़म की ओर हम गए हैं। तो फाइनली हम क्या हो गए, रियलिज़म की तरफ काफ़ी टिल्ट हो गए हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रियलिज़म के आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है। साथ में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है कि इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है और ग्लोबली वो क्या एक मैसेज दे रही है, ठीक है। सारी कंट्रीज़ के अंदर की पॉलिटिक्स ग्लोबली मैसेज कोई ना कोई देती ही हैं। अब देखो अगर मैं यूएसए की बात करूं तो हम लोग यूएस के कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वहाँ से, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू माइग्रेशन, हर तरीके से हम क्या हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स थे हमने वो सारी चीज़ों को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिया एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, और इसका मीनिंग समझेंगे कि कॉलोनी मतलब जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो उसकी मेजर प्रायोरिटीज़ एरिया क्या थे, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो स्टेट को एम्फसाइज करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। देन इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी, 1947 आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है। तो ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, कब बनाया था, 1600 के समथिंग कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया था, और मतलब कुछ 200 साल तक उन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो देखो जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट था वो एम्फोसाइज किस पे करता था, पोस्ट कॉलोनियल का मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब हमें जब आज़ादी मिल गई उसके बाद हम किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो करते थे, मतलब जोर देते थे, या किन किन चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज करते थे। तो वो थी सोवरेनिटी की बात, कि हमारे आंतरिक मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। एक बार हमें आज़ाद कर दिया मतलब हमें पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया। अब ब्रिटिश का या फिर ब्रिटिशर्स के किसी फ्रेंड का, चाहे फ्रेंच हो चाहे यूएसए हो, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इंडिया के अंदर कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंडिया के अंदर कौन लोग जो होंगे वो रूल करेंगे, या फिर इंडिया को किस तरीके से आगे शेप करना चाहिए, ठीक है। दूसरे एंटी इंपेरियलिज्म की पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें हमें कोई साम्राज्यवाद नहीं चाहिए, हमारी इतनी टेरिटरी है उतनी रहनी चाहिए, हम कहीं एनेक्सेशन करने नहीं जा रहे हैं,
और कोई हमारे ऊपर भी हमला ना करे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते थे, साथ में नॉर्मेटिव इंटरनेशनलिज्म की बात करते थे, ठीक है, जिसमें नॉर्मेटिव इंटरनेशनलिज्म का मतलब होता है जब आप अपनी सोच को आइडियलिस्ट तरीके से रखते हो, ठीक है, मतलब हम पीसफुली इस पूरे वर्ल्ड का क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और हम इस पीसफुल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर आइडियाज थे किसके, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन की बात करूं, देन इट वाज एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म, ठीक है, मतलब हम कॉलोनीज बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे, साथ में हम जो एंटी इंपीरियलिज्म है, ठीक है, कि अपनी जो टेरिटरी उसको एक्सपेंड करते जाओ, आसपास की रीजन को एनेक्स करते जाओ और बढ़ाते जाओ, मतलब आसपास के रूलर छोटे हैं तुमसे तो उन्हें मार धाड़ के और टेरिटरी अपने कंट्रोल में लो, ठीक है। तो हम इस आइडिया के हमेशा से ही खिलाफ थे, ठीक है। एंड इट वाज अ सपोर्ट फॉर द एशियन अफ्रीकन सॉलिडारिटी, और हमेशा से हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है एशियन और अफ्रीकन की सॉलिडारिटी को, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है नाम में, ठीक है, जो हमने नाम बनाया है, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, उसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इट एम्फोसाइज ऑन पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एम्फोसाइज करती है कि हम पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, और ना हम किसी पे हमला करेंगे ना हम पे कोई हमला करे। हम आर्म रेस के सपोर्टर नहीं हैं, हमें नई हथियार बनाने हैं, और हम वर्ल्ड से भी गुजारिश करते हैं कि वो सब ये हथियार बनाने की पॉलिसी वगैरह उसको डाउन कर दे, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दे, ठीक है। हम पीसफुल मोटिव को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे या बहुत ज़्यादा उसको अडॉप्ट करके रखते थे। एंड अ प्रेफरेंस ऑफ मोरल डिप्लोमेसी ओवर पावर पॉलिटिक्स, और हमारी जो प्रेफरेंस होती थी वो हमेशा ये होती थी कि हम मोरलिटी के साथ डिप्लोमेसी करें, ठीक है, मतलब कभी भी हम लड़ाई के लिए नहीं जाएं। दो अगर नेशन लड़ रहे हैं, हमसे कोई हमारा बगल वाला लड़ रहा है, तो हमारा प्रायोरिटी ये नहीं रहता था कि हम भी उसको मारें। जितनी हम कोशिश करते थे कि पहले बातचीत हो जाए, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम रिजॉल्व कर दें। अगर इन सब चीज़ें बात नहीं बननी है, देन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो हमें लड़ाई के लिए जाना ही पड़ता था। उससे पहले हमारी पूरी कोशिश क्या रहती थी कि हम उसको पीसफुली शॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं पंचशील प्रिंसिपल्स की, ठीक है। पंचशील जो एग्रीमेंट था हमने 1954 में चाइना के साथ साइन किया था, बट पंचशील ही हमारी मेजर फॉरेन पॉलिसी है। जो हमने पंचशील में ये जो अपने 5 मतलब बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन दिए हैं, या फिर 5 हमने ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनके ऊपर इंडिया हमेशा काम करेगा, ठीक है। ये हम पोस्ट कॉलोनियल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डे ये है कितना इफेक्टिव है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या हम सच में इन पॉइंट्स पे या फिर सच में हम इन प्रिंसिपल्स पे प्रेजेंट डे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आप ये उस टाइम पीरियड की बात समझो जब नेहरू जी रूल कर रहे हैं, ठीक है, हम जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो जो पंचशील प्रिंसिपल थे वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोवरेनिटी की बात करते थे, नॉन एग्रेशन पॉलिसी की बात करते थे, और किसी के भी आंतरिक मामले में नॉन इंटरफेरेंस को ये प्रमोट करते थे, और इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते थे। सारे नेशन इक्वल हैं, चाहे वो उनकी इकोनॉमी कम है, चाहे उनकी पॉपुलेशन कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात क्या करते थे। तो ये 5 जो पॉइंट है पंचशील एग्रीमेंट के, ठीक है, और पंचशील प्रिंसिपल्स के, ये प्लीज़ रट लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें से ऐसा समझने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि समझने वाली है जो मैंने समझा दी है। बाकी आपको 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये पूछ ले जाएंगे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा पंचशील एग्रीमेंट के प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको पता होने चाहिए कौन से प्रिंसिपल नहीं है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, एक ईजी हो जाएगा काम, ठीक है। तो पंचशील के बाद हम यहाँ पे समझेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट को। अब नॉन अलाइन मूवमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, तो देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरी दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पूरी दुनिया पूरे 2 ब्लॉक्स में क्या थी, डिवाइडेड थी, ठीक है। तो जब पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बटा था, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, फर्स्ट के टाइम भी यही हुआ था सेम। तो उसके बाद जो मेजर पावर्स थी वो थी यूएसएसआर और यूएसए। यूएसए उसने एक पैक्ट बनाया जिसको हम नेटो कहते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी एक तरीके से। वही तरीके से जो यूएसएसआर था उसने वर्साओ पैक्ट बनाया। अब इनका ये था कि जो कंट्रीज मेरी साइड हैं वो क्या करें, नेटो को साइन कर लें, जो कंट्रीज मेरी साइड हैं वो वर्साओ पैक्ट को साइन कर लें। तो इंडिया जो कि नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। उसने सोचा ये तो भाई गड़बड़ हो गया, मतलब हम अभी भी ताजे ताजे हम क्या हुए हैं, मतलब आज़ाद हुए हैं, और हमें फिर से किसी के अधीन रहना पड़ेगा, हमें फिर से जाके एक बड़ी शक्ति के नीचे रहना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए बहुत गड़बड़ हो गई।
जब सेम चीज़ इंडिया सोच रहा था, तो इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें क्या थी, जो नए नए इंडिपेंडेंट नेशन हुए थे अफ्रीका के, वो भी सोच रहे थे, ठीक है। सेम वो चीज़ उन उन जैसे घना हो गया, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ उसकी, इजिप्ट की बात करूँ, घना की बात करूँ, ये सारे नेशन भी धीरे धीरे क्या हुए थे, डिकोलोनाइज हुए थे। इनमें से भी जो ब्रिटिशर्स थे या फ्रेंच पीपल थे, उन्होंने अपनी कॉलोनी को हटा लिया था, तो ये भी इंडिपेंडेंट हुए थे। अब इनको भी नहीं बनना था किसी का, तो इन्होंने क्या किया, ये जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने मिलकर एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि इनकी कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों तो कॉम्पिटिटर्स थे, वर्सॉ पैक्ट वाले, मतलब यूएसएसआर और यूएसए कॉम्पिटिटर्स के उसमें थे, ठीक है, रेस में। बट इंडिया नहीं था, तो इंडिया ने एक अलग अपना ग्रुप बनाया, जिसको वो नाम के नाम से बुलाता था, ठीक है, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन का ही मतलब होता है आप किसी गुट में नहीं हो, ठीक है। आप निर्गुट कह रही हूँ मैं, आप ऐसी राजनीति कर रहे हो, या आप ऐसी एक राजनीति को शेप कर रहे हो जो गुटों की राजनीति नहीं है, ठीक है। तो वो मोटिव था नेहरू जी का, और नेहरू जी को इसके लिए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, सब में बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली थी कि उन्होंने ये किया। पाकिस्तान बना था, उसने यूएसए को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। बाकी जो हमारा इंडिया था, उसने ये नेम बनाया। काफ़ी सारे जो नेहरू थे, टीटो थे, नैसर थे, ये अलग अलग कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिलकर नेम का क्या किया, एक फॉर्मेशन किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो कोल्ड वॉर, जो टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, जब दो ब्लॉक बन गए थे, तो उस टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। मतलब जब युद्ध खत्म हो गया था, युद्ध के बाद जब उन्होंने गुट बनाए थे, तो उसी टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो इन्होंने जो रिजेक्ट किया ना कोल्ड वॉर के टाइम, जो ब्लॉक की पॉलिटिक्स को, तो वही क्या करी, उसने बताया कि हाँ, इंडिया भी एक बड़ी इमर्जिंग पावर है, इंडिया को भी किसी बड़े सपोर्टर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्जेक्टिव रहे हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है, फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। और जितने भी नए नए राज्य उस टाइम उभर रहे थे, जितने भी नए नए जो नेशन स्टेट थे, वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, उनको ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, मतलब स्वायत्तता की बात कर रहे थे कि आप क्या है, आप अपने कंट्री के मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, ये कंट्री आपकी है, आपके लोगों की है, तो पूरे के पूरा हक आप ही लोगों का होना चाहिए, ठीक है। आपको ऑटोनॉमी होनी चाहिए वहाँ रूल करने की, आपको हर तरीके के ट्रेड को इस्टेब्लिश करने की, इकोनॉमी चलाने के लिए, वो उस कंट्री के हाथ में ही होने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारी फॉरेन पॉलिसी रही थी स्टार्टिंग में, यही इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स पे हम आगे बढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा फेज़ हम इसका डिस्कस करेंगे, वो है इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री मीनिंग का, ठीक है। तो देखो, इंडिया डेवलपिंग कंट्री तो अभी भी है, लेकिन इनिशियली जब जब ये डेवलपिंग कंट्री थी, तो इसके क्या क्या चैलेंजेस थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भाई इतना रूल किया, हमारा सारे रिसोर्सेज, गोल्ड, कैपिटल सब ले गए अपनी कंट्री में जाके, ठीक है। जो भी अच्छी चीज़ें थी, उनका तो यही था, मतलब हमें कॉलोनी बनानी है, वहाँ के रिसोर्सेज को सब ड्रेन कर ले जाना है अपने नेशन में जाके, मस्त से हम अपने नेशन को क्या बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये थी उनकी एक, बोल सकते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी, या फिर उनकी जो मंशा होती है, उनकी राजनीति, ठीक है। तो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप था जब वो इनिशियल फेज में था अपने, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन थी, साथ के साथ बहुत बड़ी पॉवर्टी चैलेंज था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कोई यहाँ पे ऐसा काम नहीं था कि उनको भारत में आके गरीबी हटानी है, या भारत में जितनी बीमारियां हैं, लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको भगाना है, या फिर जो लार्ज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, वो खाना कब कहाँ से खाएगी, कैसे प्रोडक्शन होगा, ये उनके गोल्स थे ही नहीं ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो ये सब किसके जब में आएगा, फिर डायरेक्ट कांग्रेस के पास आएगा। कांग्रेस के पास मतलब जब कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई थी भारत को, ठीक है, मतलब अकेली कांग्रेस नहीं थी, लेकिन हाँ भाई, जब आप एक बहुत बड़ी महाशक्ति से लड़ते हो, तो आपको कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई लीडर तो आपको चाहिए होगा, ठीक है। वरना पॉपुलेशन डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है कि हमें आखिर करना है क्या है, करना क्या नहीं है, ठीक है। आज के लोग चाहे कितना भी क्रिटिसाइज़ करें कांग्रेस को, कुछ भी कहें, बट भाई उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो हमेशा बना रहेगा। आज के लोग कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने हमेशा मतलब कि भीख मांग के लड़ाई ली है, बिल्कुल गलत कहते हैं। आप 1947 के, जहाँ पे सूखी हड्डियाँ दिख रही हैं सारे इंसानों के बदन पे, यहाँ खाने को खाना नहीं है, आप उनसे अर्ज करेंगे कि रिवोल्यूशन करो, मारो दाड़ो, ब्रिटिशर्स को मार के भगाओ, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है ये, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड की जो आइडियलिस्ट अप्रोच थी, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट थी और वही सूटेबल थी, ठीक है। हम तो एज ए स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, वो लीडर्स थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बाहर की कंट्री से पढ़ कर आए थे, तमाम डिग्रियां थी उनके पास, वो अच्छे और बेहतर तरीके से जानते थे कि उस टाइम इंडिया को किस चीज़ की नीड है, या फिर इंडिया किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा उस एटमॉस्फेयर में, ठीक है।
साथ में नीड फॉर द स्टेट लेड डेवलपमेंट, और इसी के साथ जो कांग्रेस के हाथ आया वो ये आया कि हमें डेवलपमेंट कैसे करना है भारत में। एक ऐसे डेवलपमेंट की बात कही गई जो स्टेट लेड हो, ठीक है, मतलब कि सरकार ही करेगी। अब पूरी की पूरी मतलब कि एक नेशन को हमने आज़ादी दिलवाई है, ठीक है। अब उसमें हम कहते हैं कि सब अपना अपना भला देख लो, मतलब तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो, हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा मैं सरकार हूँ, ठीक है, मैंने आज़ादी दिला दी है, बाकी मैं अपनी बात से मुकर गई कि भाई तुम लोग अपना अपना देख लो, मुझे खुद नहीं पता क्या करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नीची बात हो जाएगी, ठीक तरीके से। तो उस टाइम एक नीड थी इस तरीके की, सरकार ही पूरी कंट्री को एक जुट बांध ले, सरकार ही पूरी कंट्री को दिशा दिखाए कि हमें आगे चलना कैसे है, करना कैसे है, काम कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे इनिशियल फेज़ की चीज़ें थी जो हमने क्या की, फेस की हैं। फॉरेन पॉलिसी अलाइन विद द डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, हमारी जो विदेश नीति थी, वो इन्हीं तर्ज पे आधारित थी कि हम जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने उसमें देश में, हम जो भी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ सेट करना चाहते हैं, क्या आप हमारी उसमें हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तर्ज पे हमने 1972 के समथिंग, या हाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 71 के समथिंग, हमने रशिया से अपनी फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। उस टाइम भुखमरी थी, हम खाना भी मांग रहे थे, फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी चीज़ों की, बट स्टिल क्या था, हम अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन देख रहे थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ों ने क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हाँ हम देखेंगे साउथ साउथ कॉपरेशन के बारे में कि साउथ और साउथ कॉपरेशन क्या है। इट इज़ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो साउथ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, साउथ अगर आप ग्लोब देखें, पूरा वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, तो साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो कॉपरेशन की बात करते हैं उसी को साउथ साउथ कॉपरेशन कहते हैं, ठीक है। चाहे इसमें आसियान नेशन आ जाते हैं, और हमारे हमारे बगल पे देख लो ना कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, ये नेपाल है, म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, कम्बोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ये सब साउथ की कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ आपस में कॉपरेशन के लिए उतर आई हैं, कॉपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो इसी को साउथ साउथ कॉपरेशन का नाम दे दिया गया है। तो ये क्या करते हैं, ये एडवोकेट करते हैं, एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं, और इन सारे कंट्रीज़ के बीच में फेयर ट्रेड होना चाहिए और डेवलपमेंटल असिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको पता है मैं डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, तो आपने कुछ मदद मेरी कर दी, और जब मेरा डेवलपमेंट हो गया और मैं सक्षम हूँ इस काम के कि मैं बाद में आपकी भी मदद कर सकती हूँ, देन ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि मैं आपकी उस टाइम मदद करूँ जब आप मुझसे मदद मांगने आओ, ठीक है। तो इस तरीके की बात करते हैं। और इंडिया की हमें इसी के साथ लीडरशिप भी देखनी पड़ती है G7 कंट्रीज़ में, 77 कंट्री में, और नेम में भी, ठीक है। तो इंडिया को भी भाई हल्के में मत लेना, बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तगड़ी है और अच्छी खासी है, हमारा नाम है बाहर, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया एंड डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। तो इंडिया एंड डेवलपमेंट डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं, जिसमें ITCE प्रोग्राम की बात करते हैं, ठीक है। सारी कंट्रीज़ जो डेवलप हो रही हैं आज प्रेजेंट डे में वो टेक्निकली हो रही हैं, ठीक है। जिसके पास सबसे बड़ी AI रिसोर्सेज हैं, जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है आगे, तो वो टेक्निकली बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट डे बोलूँ कि पढ़ाई से बढ़ रहे हो, ठीक है, हम ट्रेडिशनल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड देखो कितना हाईटेक हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें हमें तब चाहिए थी बहुत पहले, ठीक है, हम 90s में पैदा होते थे, वो सॉरी 70s में हुए होते ना, तो कह सकते थे। अभी क्या है, कौन कितनी मशीन, हम रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्पेस इंजन बना रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, तो टेक्निकल और इकोनॉमिक सपोर्ट यही होता है, ठीक है। इन सारे एरियाज़ में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग इन अफ्रीका एंड एशिया में बात करते हैं, ठीक है। अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ जो हैं वो उनमें हमेशा हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, चाहे फंडिंग की बात करें, हम रेगुलर करते ही रहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप रादर देन एड डिपेंडेंसी, और साथ में हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप भी देखने देते हैं, ताकि मतलब एड डिपेंडेंसी की ना हो, उससे बेटर हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस लाइन को मैं समझाती हूँ थोड़ा सा। आप मेरे पास आए, ठीक है, कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं ना वहाँ पे एक ऐसा मतलब मुझे मान लो कि एक फार्म हाउस बनाना है, ठीक है, और उस फार्म हाउस में मतलब मुझे कुछ भी करना है, मछलियों का बनाना है, ठीक है, मतलब फिशिंग करनी है वहाँ पे, ठीक है। तो आपने मुझसे पैसे मांगने आए वहाँ पे, तो मैंने बोल दिया कि ऐसा करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ, मैं एक काम कर सकती हूँ कि क्या, कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ और तुम कुछ पार्टनर मुझे भी बनाओ उसका। तो आपका वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं आपको पैसे दूंगी उधार तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर एक टाइम में पैसा भी देना पड़ेगा। अगर वो चीज़ लॉस में गई तो पूरा पूरा कहाँ पे जाएगा लॉस, आपके ऊपर जाएगा,
लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँगी तो वो जो जिसमें जो प्रॉफिट होगा वो मेरा भी होगा और आपका भी होगा, और अगर डूबेंगे तो दोनों का लॉस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया की प्रायोरिटी लिस्ट में ये भी रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं, उसके पार्टनर बने, ठीक है। हम किसी भी कंट्री को पूरी तरीके से एड ना दें, उसको पूरी तरीके से पैसे वगैरह ना दें कि हाँ आप पैसे ले जाओ और डेवलपमेंट वगैरह हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है फिलहाल, ठीक है। आज की क्लास हम यही करते हैं क्योंकि बड़ी है क्लास भाई, उसको करेंगे एक ये 2 पार्ट में कवर हो जाएगी इसके अप्रोचेस वगैरह के बारे में। फिर हम डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मेजर कंट्रीज़ के साथ हमें उनके रिलेशंस को समझना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी समझना है साथ ही के साथ, ठीक है। तो अब तक की जो हमने जो बता रही हूँ वो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, वो पोस्ट कॉलोनियल चीज़ें डिस्कस की हैं कि कॉलोनी मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले गए थे उसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, हमारी विदेश जो नीति रही है, वो किस तरीके की रही है, क्या क्या डायमेंशंस को फॉलो करके रही है, कौन कौन से प्रायोरिटी एरिया सेक्टर्स रहे हैं उसके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए उतना ही समझना इंपॉर्टेंट है जब हम प्रेजेंट डे की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नेहरूवियन एरिया की बात करूँ तो उसमें आइडियलिज्म पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा चलते थे उसमें। तभी तो कहते हैं कि मतलब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, और हम लड़ाई वड़ाई में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। और गांधी जी भी कुछ इसी तरीके से आइडियलिस्ट थे गांधी जी, उन्होंने भी नहीं सोचा कि मतलब इंसान का बिहेवियर ऐसे बहुत बुरा हो सकता है। जैसे कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा था, मैकियावेली को पढ़ा था, तब वो कहते हैं कि इंसान भेड़िया होता है, बुरा होता है, उसके सामने तो अच्छा बन के दिखा दो वरना वो तो खराब ही है, ठीक है। हमारा ऐसा कुछ सोच नहीं थी क्योंकि हम भाई वेद पुराण गीता पे ही चलते आ रहे हैं, वो उसी देश उन्हीं विचारधारा पे आधारित देश है। अगर हमारी भी सोच थोड़ी कट्टरपंथी होती, हमारी सोच थोड़ी सी बहुत ज़्यादा चालाक टाइप की होती तो भाई हम सोच सकते थे हाँ हमारे खून में है, बट हम भाई बहुत कॉपरेटिव, इसीलिए अभी प्रेजेंट नेहरू जी वो सॉरी मैं गांधी जी कह रही हूँ, प्रेजेंट मोदी जी भी कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं कि पूरी दुनिया एक घर है, हम उस घर के सब सदस्य हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी सोच रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। हम इंडियंस हैं ही ऐसे। अब जब हम इंडियंस हैं, हम इंडिया से ही मिलकर इंडियन पॉलिटिक्स बनी है और इंडियन पॉलिटिक्स ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करती है, तो बस इसी से समझ जाओ, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिए, समझ लिए, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। वीडियो समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देख लेना और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आज से नई यूनिट स्टार्ट हो गई है एंड आई होप आपने 5वीं वाली जो यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन वो भी अच्छे से पढ़ ली होगी, प्रॉपर रिवाइज कर रहे होगे, प्रॉपर पढ़ रहे होगे और अपना ख्याल भी रख रहे हो। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। कभी भी आपकी एडमिट कार्ड और डेट शीट आ सकती है, तो बी मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ते रहें। और भाई इस बार तो JRF ले आना बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेक श्योर कोई अगर आपको कैसा भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल देना, आई विल आंसर दैट, ठीक है। और ख्याल रखो अपना, बाय बाय।